स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डिस्कशन। सो सबसे पहले जो बेसिक सा जो रहता है हमारा, उसको हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। जैसे ब्लड के बारे में हम जानते हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स जो है वो पाए जाते हैं। तो ब्लड की कंपोजिशन ऑलरेडी जो है एक वीडियो लेक्चर भी उसका है, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो लेक्चर। ब्लड कंपोजिशन, ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे जो मेन जो पार्ट जो आज की क्लास में हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज अवर, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ब्लड कोएगुलेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लड कोएगुलेशन क्या होता है हमारा? तो ब्लड कोएगुलेशन क्या होता है? ये एक तरीके का मैकेनिज्म है फॉर हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस करना यानी कि प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस थ्रू इंजरीज। प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस थ्रू इंजरीज, कोई भी किसी टाइप की कोई इंजरी हुई उस टाइम जो है ब्लड लॉस ना हो, ठीक है। तो उसका जो प्रिवेंशन है उसी का एक जो तरीका है वो हमारे पास है ब्लड कोएगुलेशन। इसमें हम देखेंगे ब्लड कोएगुलेशन के क्या क्या स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले जो है, जो साइट ऑफ इंजरी है वहाँ पे जो प्लेटलेट्स हैं, सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं उनका रोल होता है हमारे ब्लड क्लॉटिंग में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से कंपोनेंट्स हैं ब्लड के जिनका रोल है ब्लड क्लॉटिंग में, तो आंसर होगा ब्लड प्लेटलेट्स का रोल होता है, ठीक है। तो जो क्लम्प्ड प्लेटलेट्स और टिश्यूज हैं वो क्या रिलीज करते हैं? वो रिलीज करते हैं हमारे थ्रोम्बोप्लास्टिन को। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करते हैं सबसे पहले। अब हमें ध्यान में क्या रखना है कि जो प्रोथ्रोम्बिन है हमारा इनएक्टिव फॉर्म में। प्रोथ्रोम्बिन जो है कन्वर्ट होना चाहिए किसमें? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना चाहिए। प्रोथ्रोम्बिन शुड बी कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। तो ये होता है हमारे पास एक एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट, जिस एंजाइम का नाम क्या होता है? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन हमारा थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे साथ ही साथ रोल होता है हमारे कौन से आयन का? क्वेश्चन आता है कैल्शियम आयन का। Ca2 पॉजिटिव आयन का रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन भी हमारे पास क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में है। तो फाइब्रिनोजन भी कन्वर्ट होना चाहिए हमारा फाइब्रिन में, ठीक है। फाइब्रिनोजन भी किस में कन्वर्ट होना चाहिए? फाइब्रिन में। तो इसके लिए जो हेल्प करता है हमारे पास, वो कौन हेल्प करता है हमारे पास? थ्रोम्बिन, ठीक है। तो थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो फाइब्रिन है, नाम से ही पता लग रहा है, फाइबर यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जिस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसी तरह से यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से क्या होगा कि जो डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो जो है वो एक जगह पे सारे ट्रैप हो जाते हैं। जो भी डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो सारे एक जगह पे ट्रैप हो जाते हैं, और हमारे पास जो क्लॉट है या जो कोएगुलम है उसकी फॉर्मेशन जो है हो जाती है। क्लॉट और कोएगुलम की फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हो जाती है। तो ये सारा होता है हमारे पास ब्लड कोएगुलेशन। हमें पता है प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, कौन सी एंजाइम की प्रेजेंस में? थ्रोम्बोकाइनेज की प्रेजेंस में। कौन से आयन का रोल होता है? Ca2 पॉजिटिव का रोल होता है। फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है किसकी प्रेजेंस में? थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये, और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी विटामिन का रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में, तो क्या आंसर लगेगा? विटामिन B12 का रोल होता है हमारे ब्लड क्लॉटिंग में। तो ये बेसिक सा जो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है ब्लड क्लॉटिंग में से, वो हमने यहाँ पे कवर किया। फिर हम देखेंगे ब्लड ग्रुपिंग में से क्या क्या MCQ बन सकते हैं, उसके ऊपर हम मेनली यहाँ पे फोकस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है MCQ के जो ब्लड ग्रुप थे, ब्लड ग्रुप जो है वो किसने डिस्कवर किए? तो हमें याद रखना है किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया, सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें दो तरह की ग्रुपिंग आती है, एक आती है एबीओ ग्रुपिंग, दूसरी आती है हमारे पास कौन सी? RH ग्रुपिंग। एक आती है हमारे पास एबीओ, दूसरी आती है RH ग्रुपिंग। तो हम जो है वो एबीओ ग्रुपिंग से बात करते हैं। सबसे पहला यहाँ से MCQ क्या बनता है उसके ऊपर फोकस करते हैं। एबीओ ग्रुपिंग सबसे पहले किसके ऊपर बेस्ड है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन्स ऑन द RBC, ठीक है। RBC के सरफेस के ऊपर, आरबीसी के सरफेस के ऊपर जो सरफेस एंटीजन्स हैं, है ना, वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके ऊपर जो है बेस्ड है हमारे पास कौन? क्या? एबीओ ग्रुपिंग, ठीक है। जैसे कि हम आगे इसको डिटेल में समझेंगे।
प्लाज्मा कंटेन्स 2 एंटीबॉडी, सिमिलरली प्लाज्मा कंटेन्स 2 एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है हमारा? एंटीबॉडी होता है जो कि हमारे पास, ये क्या होते हैं, ये एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं हमारे पास इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन्स। जबकि एंटीजन्स क्या होते हैं? एंटीजन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं। तो ऐसे केमिकल्स जो कि इंड्यूस करते हैं आपके इम्यून रिस्पॉन्स को, उनको हम एंटीजन्स बोल देते हैं। ठीक है, जबकि एंटीबॉडी क्या हुई? एंटीबॉडी हमारे पास प्रोटीन्स हुई जो कि प्रोड्यूस्ड होती हैं एंटीजन के रिस्पॉन्स में। ठीक है, नाम से पता लग रहा है हमें, एंटी मतलब दैट इज प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू योर एंटीजन। ठीक है, अब हमारे पास जो एंटीजन होते हैं वो कौन से होते हैं? एंटीजन ए हो गया हमारा, है ना, जो आरबीसी के सरफेस के ऊपर है। दूसरा क्या हो गया? एंटीजन बी हो गया। ठीक है, अब एंटीजन ए, ठीक है, यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटी बी होगी ऑब्वियसली। अब अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? जस्ट अपोजिट, एंटी ए होगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो जरा हम इस टेबल को समझ लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो, आपके पास जो है वो ब्लड ग्रुप गिवन है, ब्लड ग्रुप ए बी ओ। ठीक है, एंटीजन्स ऑन द आरबीसी, एंटीजन ए है, बी है, यहाँ पे बोथ एंटीजन्स होंगे, एंटीजन ए भी होगा, बी भी होगा, नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, ए बी है क्योंकि। फिर ब्लड ग्रुप ओ के केस में नील एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके केस में कोई एंटीजन नहीं है, तो क्या आंसर लगेगा? ब्लड ग्रुप ओ। एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, है ना। अब ए के लिए आपको बताया कौन सा एंटी है? बी है। बी के लिए कौन सा एंटी है? ए है। ठीक है, जबकि ब्लड ग्रुप ए बी के केस में कोई एंटीबॉडी नहीं है। ब्लड ग्रुप ए बी के केस में एंटीजन ए है, बी है, लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं है। क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके केस में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है प्लाज्मा में? तो आंसर क्या लगेगा? दैट इज योर ब्लड ग्रुप ए बी। अगर क्वेश्चन आता है किसके केस में एंटीजन नहीं है ऑन आरबीसी, तो आंसर लगेगा ब्लड ग्रुप ओ। अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके केस में दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, तो आंसर होगा हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, ब्लड ग्रुप याद रखना ए बी, हम कैसे याद रखेंगे? जब ए बी ब्लड ग्रुप था तो नाम से पता लग रहा है ए बी ब्लड ग्रुप, मतलब एंटीजन ए है और एंटीजन बी है, दोनों हैं। अब दोनों ही एंटीजन है तो ऑब्वियस है कि एंटीबॉडी नहीं होगी। अब जब ब्लड ग्रुप ओ है तो वहां पे एंटीजन तो नहीं है लेकिन एंटीबॉडी बोथ है, एंटी ए एंड एंटी बी। क्लियर? अब नेक्स्ट हम देखते हैं, सो कैन डोनेट ब्लड टू। सबसे पहली बात, ये ब्लड ग्रुप ए को जो है वो ब्लड दे सकता है। दूसरा, जो हमारे पास यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ब्लड ग्रुप ए बी होता है। ठीक है, तो इसलिए ए बी भी आ जाएगा यहाँ पे। फिर बात करते हैं बी वाला अगर है तो कैन डोनेट ब्लड टू बी, और साथ में जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है उसको भी, मतलब ए बी को भी। फिर ए बी वाला जो है हमारे पास जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है लेकिन डोनेट सिर्फ ए बी को ही कर सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी ओनली, है ना। ओ हमें पता है डोनर है। तो इस तरह से ये बेसिक यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ पर एंटीबॉडी है, कहाँ पे एंटीजन है ना। तो इस तरह से ये वाला पार्ट हमारा कवर होता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारे पास आता है पार्ट, उसकी तरफ फोकस करते हैं। जो हमारे पास एंटीजन ए है वो रिएक्ट करेगा एंटीबॉडी ए के साथ, जबकि एंटीजन बी रिएक्ट विद एंटीबॉडी बी। सो मिक्सिंग ऑफ ब्लड्स विथ इंटरेक्टिव एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज कॉजेस क्लम्पिंग, जिसको बोला जाता है एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी। क्वेश्चन आता है कि एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी का अदर नेम क्या है? तो एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी का अदर नेम है हमारे पास क्या? क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ब्लड्स जो है जब मिक्स होते हैं विद इंटरेक्टिव एंटीजन्स एंड एंटीबॉडी के साथ, ठीक है, तो उससे जो है वो क्या होता है? ए ग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी मीन्स क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। तो ये डायरेक्ट यहाँ से एमसीक्यू बनता है जिसके ऊपर हमने फोकस किया। फिर बात करते हैं, हमें पता है कि ओ
group persons are called universal donors as they can donate blood to persons with any blood group, जबकि AB क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड। नेक्स्ट बात करते हैं ABO ग्रुपिंग के बाद RH ग्रुपिंग के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम RH की बात करें तो RH फैक्टर, यहाँ पे RH जो वर्ड लिया गया वो लिया गया रिसस से, रिसस फैक्टर, ठीक है। ये क्या है, दैट इज एन एंटीजन, ये भी एक एंटीजन है ऑन आरबीसी, ठीक है। तो RH पॉजिटिव क्या हुआ हमारे पास, मीन्स द प्रेजेंस ऑफ RH फैक्टर। अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो ऐसे इंडिविजुअल को मैं क्या बोलूंगी, RH पॉजिटिव, जबकि अगर RH फैक्टर एब्सेंट है तो ऐसे इंडिविजुअल को हम क्या बोलेंगे, RH नेगेटिव, जबकि नियरली 80% ऑफ ह्यूमंस आर RH पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट। सो RH ग्रुपिंग में अगर हम देखें तो एंटी RH एंटीबॉडीज आर नॉट नेचुरली फाउंड, सो RH नेगेटिव पर्सन कैन रिसीव RH पॉजिटिव ब्लड ओनली वंस but causes the development of anti-RH antibodies in his blood. So a second transfusion of RH positive blood causes agglutination. Therefore RH group should be matched. देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंस है कि कोई भी हमारे पास, सिंपल सी बात है, बहुत ही शॉर्ट में इस पूरे पैराग्राफ के बारे में इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे। क्या होता है कि कोई भी किसी भी प्रकार का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने से पहले हमें जो है वो ये जो RH ग्रुप है दैट शुड बी मैच्ड, है ना, RH ग्रुप शुड बी मैच्ड, अदरवाइज जो है वो किसी टाइप की कोई मिसमैचिंग हो सकती है। तो इसी वजह से जो RH ग्रुप है दैट शुड बी मैच्ड बिफोर एनी टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से पार्ट जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे, जो कि हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। MCQ यहाँ से फ्रेम होते हैं। कंडीशन क्या होती है, एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है। अब इरिथ्रो जो वर्ड है वो हमारे पास किससे रिलेटेड है, वो हमारे पास रिलेटेड है इरिथ्रोसाइट से। इरिथ्रोसाइट्स हमारे पास क्या होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स हमारे पास होते हैं आरबीसी, ठीक है। सो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस यानी कि यहाँ पे ब्लास्टोसिस मतलब क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसका, आरबीसी का। आरबीसी का क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, किस में हो रहा है, फिटस में हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन कब होती है, सो इट इज एन RH इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन RH नेगेटिव मदर। क्वेश्चन पूछा जाता है, MCQ के ऊपर फोकस करेंगे। क्वेश्चन आता है कि RH इनकम्पैटिबिलिटी कब देखने को मिलती है, ठीक है। तो आंसर क्या लगेगा कि जब मदर जो है क्या हो, RH नेगेटिव हो। कई बार ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं MCQs में कि मदर शुड बी RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। तो ध्यान रखना हमेशा RH इनकम्पैटिबिलिटी का केस कब होगा, जब मदर क्या है, RH नेगेटिव है। सो RH नेगेटिव ब्लड ऑफ ए प्रेग्नेंट मदर एंड RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द, और क्या होना चाहिए, जो मदर है वो RH नेगेटिव है बट जो फिटस है वो क्या है, वो है RH पॉजिटिव। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इस सिचुएशन में देखने को मिलती है RH इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, RH एंटीजेंस डू नॉट गेट मिक्सड विद द मैटरनल ब्लड इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी बिकॉज प्लेसेंटा सेपरेट्स द टू ब्लड्स। अब हमें पता है कि जो प्लेसेंटा है वो एज ए बैरियर काम कर रहा है बिटवीन द मैटरनल ब्लड एंड ब्लड ऑफ द ग्रोइंग फिटस, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जो क्योंकि जो फिटस है वो क्या था, वो था RH पॉजिटिव, मतलब फिटस के अंदर जो है, फिटस के ब्लड के अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट हैं। लेकिन मदर जो है क्या थी, RH नेगेटिव, उसके ब्लड के अंदर RH जो एंटीजन है वो नहीं है। बट इस सिचुएशन में फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब क्योंकि इसमें क्या होता है, बिकॉज RH एंटीजेंस डू नॉट गेट मिक्सड विद द मैटरनल ब्लड इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी बिकॉज प्लेसेंटा सेपरेट्स द टू ब्लड्स। अब क्या होता है, बट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिलीवरी, बट डिलीवरी के टाइम में प्लेसेंटा तो जैसे आउट कर दिया गया, तो उस टाइम क्या होता है, बट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिलीवरी देर इज ए पॉसिबिलिटी होती है ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ द RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फिटस। फर्स्ट डिलीवरी के टाइम में क्या होता है कि
जो RH पॉजिटिव जो ब्लड है फिटस का, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ कि RH पॉजिटिव ब्लड है फिटस का, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि वहां पे RH एंटीजन प्रेजेंट है फिटस के ब्लड के अंदर, लेकिन मदर के ब्लड के अंदर नहीं है। मदर तो RH नेगेटिव थी, तभी तो ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो क्या होता है कि जब भी जो है फर्स्ट डिलीवरी, जब भी डिलीवरी हो रही होगी तो उस टाइम तो प्लेसेंटा को आउट कर दिया गया। तो जब प्लेसेंटा को आउट कर दिया गया जो कि सेपरेट कर रहा था दोनों ब्लड को, तो उस टाइम जो है वो क्या हो सकता है, उस टाइम जो है वो पॉसिबिलिटी है कि जो मैटरनल ब्लड है वो एक्सपोजर में, वो संपर्क में आ जाए स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फिटस के। तो इससे क्या होगा, इससे जो मदर का जो ब्लड है, क्योंकि मदर जो है वो RH नेगेटिव थी, अब मदर जो है वो कांटेक्ट में आ गई, किसके कांटेक्ट में आ गई, RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फिटस के कांटेक्ट में आ गई। तो मतलब मदर जो है वो किसी तरह से कौन से एंटीजन के कांटेक्ट में आ गई, RH नेगेटिव एंटीजन, RH पॉजिटिव जो एंटीजन, क्योंकि जो फिटस है वो RH पॉजिटिव है, तो RH एंटीजन के कांटेक्ट में मदर जो है आ चुकी है। तो इसकी वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन। तो अब हमने पहले ही पढ़ा कि एंटीजन है तो उसके खिलाफ जो है वो किसकी फॉर्मेशन होगी, उसके खिलाफ हमारी एंटीबॉडी की फॉर्मेशन होगी। सो दिस इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ RH एंटीबॉडीज। तो इसी वजह से जो मैटरनल ब्लड है, जो मदर का जो ब्लड है, मदर के ब्लड के अंदर जो है किस चीज की फॉर्मेशन होगी, मदर के ब्लड के अंदर अब होने वाली है RH एंटीबॉडी की फॉर्मेशन, क्योंकि मदर जो है फिटस के RH एंटीजन के कांटेक्ट में आ चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए देर इज द फॉर्मेशन ऑफ RH एंटीबॉडीज इन द मैटरनल ब्लड। तो इसी को जो है हम क्या बोलते हैं, इट इज एन RH इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ ए प्रेग्नेंट मदर एंड RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द fetus. So RH antigens do not get mixed with the maternal blood in the first pregnancy, ये हमने बोला, but at the time of delivery there is a chance of the little exposure। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे केस पढ़ा। ये होता है हमारे पास, इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशन क्या होगी कि अब जो फिटस है, फिटस के अब क्योंकि क्या होगा कि अब जो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी है ना, क्योंकि उतने में जो फर्स्ट जो डिलीवरी है उस दौरान क्या हुआ कि जो फिटस है वो तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन मदर के ब्लड में एंटीबॉडी तो बन चुकी है ना, लेकिन जो फर्स्ट फिटस है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो तो बाहर निकल चुका है अब, है ना, लेकिन अब मदर के ब्लड के अंदर एंटीबॉडी बन चुकी हैं। तो जो नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज होंगी, है ना, उसमें जो है वो ये कंडीशन देखने को मिल सकती है फिर बच्चे के अंदर कि उसका जो आरबीसी है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, उसके आरबीसी का डिस्ट्रक्शन। तो अब अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो गया तो आरबीसी का रोल आपको पता ही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, है ना, तो मतलब जो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में जो फिटस होगा उसमें जो है ये प्रॉब्लम आ सकती है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए जो है soon after delivery of the first baby जो RH जो एंटीबॉडीज हैं that should be एडमिन एंटी RH जो एंटीबॉडीज हैं हमारे पास that should be administered, ठीक है, टू द मदर। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स हमने कवर किए वो हमारे पास ये आता है इसमें कि RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव ब्लड, है ना, ऑफ द फिटस, तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो एक बार हम जो मैंने अभी आपको बताया उस पैराग्राफ को एक बार रीड कर लेते हैं सो दैट और क्लियरिटी आए। सो इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज, जो आपको अभी अभी हमने डिस्कस किया, RH antibodies from the mother leak into the fetal blood and destroy the fetal RBCs। ये अभी हमने बात की कि फिटस के आरबीसी जो है क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय। सो दिस इज फैटल। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा घातक होगा आपके फिटस को, और सीवियर अनीमिया एंड जॉन्डिस हो सकता है बेबी को। सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो फिटस के आरबीसी हैं वो हो जाएंगे डिस्ट्रॉय।
तो जो अभी हमने बात की anti-RH एंटीबॉडी, वो पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH एंटीबॉडी, ये भी क्वेश्चन बनता है। बाय एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH एंटीबॉडी टू द मदर immediately after the delivery of the first child। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हम पढ़ते हैं ब्लड वस्कुलर सिस्टम में, हम पढ़ते हैं ब्लड वेजल्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले आती है हमारे पास आर्टरीज। आर्टरीज हम सब जानते हैं कि आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज ब्लड को हार्ट से अदर टिश्यूज तक ले जाने का काम करती हैं। आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। एक्सेप्शन है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, एमसीक्यू बनता है। फिर बात करते हैं जो आर्टरीज की जो स्मॉलर ब्रांचेस हैं उनको हम आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। फिर बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, आर्टरीज की कितनी लेयर्स होती हैं? क्या आंसर लगेगा? आर्टरीज की होती हैं 3 लेयर्स। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? सबसे पहला होता है, आप देख सकते हो, दैट इज, आप देख सकते हो डायग्राम में, सबसे अंदर वाली को बोलते हैं हम ट्यूनिका इंटीमा या फिर ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है, इनर लेयर। इनर लेयर मीडिया वाली ट्यूनिका मीडिया, ये हो गई मेरी मिडल लेयर। फिर हो गई मेरी आउटर लेयर या ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसको मैं और क्या बोलती हूँ, ट्यूनिका एक्सटर्ना भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, जो इनर वाली जो लेयर है वो बनी होती है स्क्वैमस एंडोथीलियम से, है ना। इसको कैसे याद रखेंगे हम? एंडो, एंडो मतलब अंदर, तो अंदर वाली तरफ को है, तो किससे बनी होती है ये? स्क्वैमस एंडोथीलियम के द्वारा। मिडल लेयर किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल्स की, और मिडल वाली है तो मिडल वाली से याद रखेंगे मसल्स। कैसी मसल्स? स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर से बनी होती है। आउटर लेयर जो है वो बनी होती है हमारे पास फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर्स, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर्स से। तो ये होती है हमारे पास आर्टरीज की 3 लेयर्स। फिर बात करते हैं वेन्स। वेन्स जो है वो कैरी करती हैं ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगेन एक्सेप्शन इज पल्मोनरी वेन, ये एमसीक्यू बनता है। जो आर्टरीज हैं उनकी स्मॉलर ब्रांचेस को हमने क्या बोला? आर्ट्रियोल्स बोला, जबकि वेन्स की स्मॉलर ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं? वेन्यूल्स बोलते हैं। वेन्स जो हैं वो हमारे पास ये भी 3 लेयर्ड होती हैं, लेकिन लेकिन इम्पॉर्टेंट है, जो वेन्स के केस में जो ट्यूनिका मीडिया है तो यही सब कुछ है उसमें भी, ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका इंटीमा है, लेकिन जो ट्यूनिका जो मीडिया है वो कंपैरेटिवली थिन होता है, किसके केस में? वेन्स के केस में। फिर आता है हमारे पास कैपिलरीज, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आर्टरी है। अब आप देखिए आर्टरी की ही आगे जो है वो पतली सी ब्रांच है, जिसको मैंने क्या बोला? आर्ट्रियोल बोला। ये मेरी वेन है, वेन की ही आगे जो है वो, वेन से ही आगे पतली सी ब्रांच निकलेगी, पतली पतली ब्रांचेस निकलेंगी, जिनको मैं बोलूंगी, जिनको हम बोल देंगे वेन्यूल बोल देंगे। फिर बात करते हैं हम आगे कैपिलरीज। इन टिश्यू आर्ट्रियोल्स डिवाइड इनटू थिन वॉल्ड एंड सिंगल लेयर्ड वेसल्स, इंपॉर्टेंट है, थिन वॉल्ड एंड सिंगल लेयर्ड, थिन वॉल्ड एंड सिंगल लेयर्ड, यहाँ से एमसीक्यू बनता है, इनको हम बोलते हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज। ठीक है, फिर आता है आगे हमारा हार्ट। हार्ट में से क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि हार्ट जो है वो कहाँ से ड्राइव्ड ऑर्गन है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा एक्टोडर्म, मीजोडर्म, तो क्या आंसर लगेगा? मीजोडर्मली। क्वेश्चन सेकंड एमसीक्यू कि हार्ट जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो जो हमारे पास राइट लंग है और लेफ्ट लंग है, ये मेरी होगी लेफ्ट लंग, ये मेरी होगी राइट लंग। राइट लंग और लेफ्ट लंग के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उस स्पेस को कहा जाता है मीडियस्टाइनम। ठीक है, जो लेफ्ट लंग है, राइट लंग है, उसके बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? मीडियस्टाइनम कहा जाता है। और यहीं पे ही आपका जो हार्ट है वो सिचुएटेड होता है, और जो हार्ट है वो प्रोटेक्टेड होता है डबल लेयर्ड पेरिकार्डियम के द्वारा। एमसीक्यू क्वेश्चन अगेन, किसके द्वारा प्रोटेक्टेड होता है? क्योंकि आप देखिए हार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा वाइटल ऑर्गन है, तो इसी वजह से इट नीड सम प्रोटेक्शन। तो आप देख सकते हो पेरिकार्डियम के द्वारा ये जो है क्या होता है? प्रोटेक्टेड होता है।
अब क्या होता है कि पेरिकार्डियल स्पेस क्या होता है हमारे पास, ये स्पेस होता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स के बीच में। जैसे मान लो मेरे पास जो एक डबल लेयर्ड है ना, एक पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, दूसरी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है। ध्यान रखना जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स हैं दो, वो कौन कौन सी होती हैं। एक होती है हमारे पास पेराइटल पेरिकार्डियम, दूसरा होता है बाहर वाला होता है, और एक होता है अंदर वाला, है ना। एक होता है पेराइटल पेरिकार्डियम, दूसरा होता है विसरल पेरिकार्डियम। पेराइटल और विसरल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो हमने क्या बोला कि जो हमारे पास पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है उसको हमने बोल दिया पेरिकार्डियल स्पेस। और जो पेरिकार्डियल स्पेस है उसके अंदर जो है एक प्रकार का फ्लूइड पाया जाता है, एक प्रकार का लिक्विड या फिर फ्लूइड पाया जाता है, और उस फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और यही पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, यही पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो फ्रिक्शन को कम करता है बिटवीन द हार्ट वॉल्स एंड द सराउंडिंग टिश्यूज। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। सो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके ऊपर हम यहाँ पे फोकस करेंगे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व क्वेश्चन बनता है। और सबसे पहला एमसीक्यू बनता है कि बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम क्या होता है। तो बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम होता है हमारे पास मिट्रल वाल्व, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे टीआर से, टीआर तुलसी राम से याद रखेंगे, है ना। टी फॉर ट्राइकस्पिड, आर फॉर राइट। तो ये हमें याद रहेगा कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व है, ट्राइकस्पिड है, ठीक है। तो फिर हम ऑटोमेटिकली याद रखेंगे कि लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व है, बाइकस्पिड है। बाइकस्पिड वाल्व को हमने क्या बोला, मिट्रल वाल्व बोला। फिर आगे क्वेश्चन ये एमसीक्यू कि ये जो वाल्व्स होते हैं, आगे क्वेश्चन ये बनता है एमसीक्यू कि ये जो वाल्व्स होते हैं, आगे यहाँ से एमसीक्यू ये बनता है कि ये जो वाल्व्स होते हैं ये क्या करते हैं, तो जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स होते हैं ये अलाउ करते हैं ब्लड का फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये बैक फ्लो को एक तरह से प्रिवेंट करते हैं, ये बैक फ्लो को एक तरह से प्रिवेंट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाल्व्स का क्या काम है, तो ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। तो इसके बाद की डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे कवर किए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका एक और लेक्चर जो है आपका होगा जिसमें हम जो है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स यहाँ से कवर करेंगे।